हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम यहां पे देखने वाले हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके जीके का पेपर। ठीक है, यहां पे हम देखने वाले हैं जून 2018 का जीके का पेपर। यहां हम इससे रिलेटेड पार्ट सेकंड को प्रोसीड करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड क्वालिफिकेशन प्रोसेस, स्टडी मटेरियल के बारे में जानना चाहते हैं या फिर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से रिलेटेड स्टडी मटेरियल या फिर एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। और इसी वीडियो का पार्ट फर्स्ट भी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है कि चीफ ऑफ एयर फोर्स को क्या कहा जाता है। ठीक है, एयर फोर्स के चीफ को क्या कहते हैं, तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा एयर चीफ मार्शल। अब यहाँ पे साथ में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स को भी आपको याद रख लेना चाहिए, जैसे कि अभी एट प्रेजेंट में इंडिया के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक नया पद बनाया गया है। तो वो कौन है भैया? जनरल बिपिन रावत जी हैं। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इस बार एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। सेकंड थिंग होगा यहाँ पे कि जो नेवल स्टाफ है वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है। जबकि एयर स्टाफ के जो हेड है अभी एट प्रेजेंट राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और अगर बात करें आर्मी स्टाफ की, तो आर्मी स्टाफ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट प्रेजेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावरने हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा माउंटेन पास जो है वो क्या करता है? श्रीनगर को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो श्रीनगर को कनेक्ट करने वाला माउंटेन पास इनमें से है जोजिला पास। ठीक है, अब देखिएगा माउंटेन पास क्या होते हैं। जस्ट लाइक हिमालयन रीजन में जब बहुत सारे माउंटेन्स हैं तो उनमें एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करने के लिए जितने भी माउंटेन रेंज होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं? कुछ वैली बची हुई होती है। तो उस वैली से हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो उन्हीं वैली के बचे हुए पार्ट को यहाँ पे क्या कहा जाता है? माउंटेन पास के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे पर्टिकुलर है श्रीनगर, जबकि यहाँ पे है जम्मू। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम कौन करता है? ये हमारा जो है जोजिला पास करता है। इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखना है कि ये नेशनल हाईवे नंबर 1, ठीक है, उसके ऊपर आता है, जो कि श्रीनगर एंड लेह को कनेक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन है आपके पास कि इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन जो कि दक्षिण गंगोत्री है, आपको बताना है वो इनमें से किस जगह पे है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा अंटार्कटिका रीजन पे है। अगर हम यहाँ पे अंटार्कटिका रीजन की बात करें तो ये हमारा अर्थ, ठीक है, अर्थ का ये वाला जो रीजन है साउथ पोल का, वहीं पे है अंटार्कटिका रीजन। इस अंटार्कटिका रीजन में जैसा कि आपको पता है कि हमारा अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री क्या होता है? टिल्टेड होता है अपने एक्सेस पे। तो ऐसे में 6 महीने का दिन नॉर्थ पोल पे, ठीक है, जबकि 6 महीने की रात साउथ पोल पे होती है। तो इस टाइप की कंडीशंस होती हैं और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है? ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ ढका होता है। तो उसी के बारे में रिसर्च से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं साउथ पोल पे वो यहाँ पे काम किए जाते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पे जो अपना रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश किया है, जिसका फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है? दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, ये भारत का पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन है जो कहाँ पे है? अंटार्कटिका रीजन पे है। और लगभग ये कहा जा सकता है साउथ पोल से 2500 किलोमीटर के अप्रॉक्स डिस्टेंस पे है ये। क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से किन शहरों को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा ट्विन सिटी के रूप में हम हैदराबाद एंड सिकंदराबाद को जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हैदराबाद और सिकंदराबाद जो हैं ये बेसिकली ट्विन सिटी के रूप में जाने तो जाते हैं, लेकिन इनका जो कल्चर है और इनकी हिस्ट्री है वो दोनों ही बिल्कुल अलग है। ठीक है, अलग कैसे है? जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि सिकंदराबाद जो है वो ब्रिटिश टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था, जबकि हैदराबाद जो है वो निजाम डायनेस्टी के टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, अगर किसी को आता है तो कमेंट करके बताइएगा। जो चार मीनार है वो किस जगह पे इस्टेब्लिश है? ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि इनमें से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया का कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा वुलर लेक को हम लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के रूप में जानते हैं।
देखो लेक जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फ्रेश वाटर से रिलेटेड और दूसरा जो होता है सॉल्ट वाटर से रिलेटेड। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा जो लेक है वो क्या है, वुलर लेक है। यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे तो ये रहा श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर के जस्ट पास में क्या है, यहाँ पे वुलर लेक स्टैब्लिश है। जम्मू एंड कश्मीर का मैप देख पा रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वुलर लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ, इंडिया का और अलोंग विथ एशिया का भी, ठीक है। और सेकंड थिंग यहाँ पे देखेंगे तो ये इंडियन स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये प्योरली कहाँ बच जाता है, जम्मू में बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो लेक है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था। अब देखो टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है, आपको पता है अर्थ का जो लेयर है वहां पे बहुत सारे ऐसे स्टोन्स हैं, ठीक है। इनके बीच में मूवमेंट होता रहता है क्योंकि इनके नीचे जो मैग्मा है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर ये एक स्टोन दूसरे स्टोन से कोलाइड होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, ऊपर पीक जनरेट होता है। अगर ये दोनों स्टोन जो हैं ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो यहाँ पे फ्री अप स्पेस बच जाएगा जिसमें पानी भर जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे इस लेक का फॉर्मेशन हुआ है। आगे आपसे क्वेश्चन है कि इनमें से किस इंडियन स्टेट को हम शुगर बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम शुगर बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। देखिएगा अगर हम मैप के अंदर यहाँ पे बात करें तो उत्तर प्रदेश का मैप आप देख पा रहे हैं इंडिया के मैप में, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश को तो हम शुगर बाउल बोलते ही हैं। इसके पीछे पर्टिकुलर रीजन है कि यहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, जबकि अगर महाराष्ट्र की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पे सबसे ज्यादा शुगर कैन प्रोडक्ट प्रोड्यूस और डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे छोड़ूंगा कि वर्ल्ड का शुगर बाउल किसे कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का शुगर बाउल किसे कहते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनी बीसेंट ने इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। तो देखिएगा एनी बीसेंट ने न्यू इंडिया नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। ये है एनी बीसेंट। ये इंडिया के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, भारत को आजादी दिलाने में अपना काम कर रहे थे। इन्होंने 1914 में क्या किया था, होम रूल जो मूवमेंट है गांधी जी का उसको प्रमोट किया था। अब देखिएगा होम रूल मूवमेंट क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि होम मतलब घर, और हम क्या करेंगे, अपने घर को खुद ही रूल करेंगे, हमें ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं है। तो उस टाइप से इन्होंने काम किया था। इंडियन जर्नलिज्म में यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह के डेवलपमेंट में भी इन्होंने अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया था। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हेडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। लंदन में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के हेड कौन थे। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो थे ब्रिटिश वो थे रैमसे मैकडोनाल्ड। ये है रैमसे मैकडोनाल्ड। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था फर्स्ट वाला 1930 में, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे थे। देखो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, एक तो 1930 में हुआ है, 1931 में हुआ है और 1932 में हुआ है। इनमें से आपको याद रखना है कि इन तीनों में पार्ट लेने वाले जो इंडियन पर्संस थे वो कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर थे, उनके बारे में आपको याद रखना है क्योंकि इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गांधी जी ने सेकंड वाले में पार्ट लिया था सिर्फ, तो यहाँ पे गांधी लिख देता हूं मैं, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। देखिएगा चार्टर एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे आते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया में आता है और उसके बाद से धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इंडिया में अपना विस्तार करना स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर के बाद ये लोग क्या हो जाते हैं, बंगाल वाले रीजन को गवर्न कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिए, चार्टर एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट हैं वो लाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, उसके बाद चार्टर एक्ट आना शुरू हुए थे। तो इस टाइप से ये लोग क्या करते थे, इंडिया में अपने जितने भी मूवमेंट है उनको गवर्न करने का काम करते थे। और जब इन्होंने मद्रास और बाकी रीजन को भी जीत लिया था, अपने टेरिटरी में मिलाने का काम कर लिया था,
तो उस टाइम पे इन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सुधारने के लिए क्या कर दिया, जो गवर्नर थे बंगाल के उन्हें बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो यहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन था, तो आपका आंसर यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। इसको भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन से चार्टर एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, तो आपको याद रखना है चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 जीता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इंडिया ने जीता था। देखिएगा ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाती है। 2018 के अंदर जब ये करवाया गया था तो इसका 8 से लेकर 20 जनवरी तक ये हेल्ड किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान और यूएई के अंदर इसके मैचेस रखे गए थे। इंडिया ने ट्रॉफी जीती थी और फाइनल के अंदर पाकिस्तान को हराया था। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इंडियन कैप्टन कौन थे, तो उस टाइम पे इंडियन कैप्टन जो है ब्लाइंड क्रिकेट टीम के इंडिया के, तो वो थे अजय कुमार रेड्डी। क्वेश्चन है कि जो सार्क इंस्टीट्यूट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो देखिएगा सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में है। अब देखो यहाँ पे सार्क से बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो भैया इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर अपना एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया आ जाता है। ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है, इस एशियन कॉन्टिनेंट में साउदर्न जो पार्ट है, ठीक है, जिसमें बेसिकली ये वाला पार्ट लिया जाता है, इनको एकता में बांधने के लिए, इनके बीच में कॉपरेशन हो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या है, सार्क एसोसिएशन। ये बनाया गया था 1985 में। और कहाँ बनाया गया था, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के अंदर। ठीक है, अब इसका जो हेडक्वार्टर है ये बनाया गया कहाँ पे, काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल में। इसके कितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। आपको 8 मेंबर्स के नाम याद रखने हैं। देखो यहाँ पे मालदीव आएगा, नेपाल आएगा, पाकिस्तान आएगा, श्रीलंका आएगा, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है और इंडिया है। तो आपसे देखो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि सार्क में कितने मेंबर हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 मेंबर हैं। सेकेंड थिंग, सार्क ऑर्गेनाइजेशन कहाँ बनाया गया था, तो भैया ढाका बांग्लादेश में बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1985 में बनाया गया था। इसके कितने मेंबर नेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनाती हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देखो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अंजलि ने क्या कहा, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको क्या करना होता है, माई से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे माई की अगर बात करें तो माई में बोलने वाली कौन है, अंजलि है। अब लास्ट से स्टार्ट करेंगे, माई ग्रैंडफादर मतलब अंजलि के ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे ये जो होंगे अंजलि के फादर होंगे, और ये वाला जो जनरेशन होगा ये क्या होंगे, इनके ग्रैंडफादर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब माई ग्रैंडफादर के ओनली सन मतलब इसके फादर की बात की गई है। ठीक है, और उनका ओनली सन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू अंजलि। तो देखो ये वो मैन है जो कि फोटो के अंदर है, जिसकी बात की जा रही है। ये अंजलि का कौन है, तो देखो दोनों के फादर क्या है, सेम है। तो अंजलि का क्या हो जाएगा, ये ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर क्या करेंगे, ब्रदर को टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी बोल गया हूं तो आप सेटिंग्स में जाकर क्या कर सकते हो, वीडियो की प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हो, उससे भी आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, ठीक है, सुरेश क्या करता है, स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मॉर्निंग वाली कंडीशन क्या बनती है। तो ये होगा ईस्ट, ठीक है, जनरल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये होगा वेस्ट, यहाँ पे ये पोल है। ठीक, अब आपको पता है कि जब सनराइज की बात कर रहा है तो सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन रेज की वजह से जो इस पोल का शेडो होगा वो किधर बनेगा, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या गया है, सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। सुरेश क्या कर रहा है, पोल को फेस कर रहा है। शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब उसकी शैडो उसके राइट में है। अब मतलब क्या है, शैडो तो वेस्ट में ही होगी। आपको सुरेश का फेस ऐसा लेना है कि उसके राइट हैंड साइड पे वेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो नॉर्थ होता है और यहाँ पे क्या होता है, साउथ होता है।
तो यहाँ पे अगर सुरेश का फेस कहाँ पे है, साउथ में है, तो देखो सुरेश का राइट हैंड कहाँ पे होगा, शैडो की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हम क्या कर देंगे, साउथ कर देंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि रवि राज जो है वो घर से निकलते हैं, साइकिलिंग करते हैं 20 किलोमीटर किधर, साउथवर्ड। तो देखो यहाँ पे बेसिक डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ होता है हमारे पास मैप में ऑलवेज। अगर ये 20 किलोमीटर चल रहा है साउथवर्ड तो ये इसका होम मान लेते हैं, यहाँ से ये 20 किलोमीटर चला गया, ठीक है। देन बोला गया है टर्न राइट एंड साइकिल फॉर 10 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से राइट का मतलब ये, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर गया। फिर बोला गया एंड टर्न राइट एंड साइकिल फॉर 20 किलोमीटर, यहाँ से राइट लेके 20 किलोमीटर मतलब इसी की लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल फॉर 20 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट मतलब ये आ गए 20 किलोमीटर। अब पूछा गया है हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम, स्ट्रेट, स्ट्रेट जाना है मतलब यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट जाना है। तो आपको लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पे 20 किलोमीटर था, यहाँ पे 10 किलोमीटर था, तो अगर ये 20 प्लस 10 दैट इज 30 किलोमीटर चलते हैं तो अपने घर को स्ट्रेट पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 किलोमीटर होगा। बोला गया है टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डे इट विल बी। तो देखो आपको बेसिक कैलेंडर के बारे में पता है कि यहाँ पे मैं अगर बोल दूं संडे है, ठीक है, ये मंडे हो गया, यहाँ पे ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, ठीक है, ऐसे ही फ्राइडे है, यहाँ पे सैटरडे है, और यहाँ पे क्या है, संडे अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब टुडे इज मंडे मतलब यहाँ आज की बात कर रहा है, ठीक है। आफ्टर 61 डे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मानता हूं कि 1 डेट है तो इसके 61 डे के बाद क्या होगा। तो देखो दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूं। पहला मेथड तो ये होगा कि आप यहाँ पे काउंटिंग लिखेंगे, ठीक है। तो आफ्टर 61 डे मतलब 62nd डे आपको बताना है, तो आप यहाँ पे काउंटिंग लिखोगे भैया 2 3 4 5 6 देन 7 8 9 10, ठीक है। इस टाइप से आप क्या करते रहेंगे, काउंटिंग लिखेंगे 14 15 16 17। एक दूसरा आइडिया है मेरे पास देखिएगा 7 डेज होते हैं तो 1 से 8 कैसे आया, +7 पे आया, ये भी क्या आया, +7 पे आया। तो मैं अगर यहाँ पे भी +7 करता हूँ तो देखो 15 + 7 क्या होगा, 22, अगेन +7 करता हूँ तो 29, अगेन +7 करता हूँ मैं यहाँ पे तो हो जाएगा मेरे पास, देखो 29 के बाद अब 30 का मंथ मानूंगा मैं, ठीक है। तो 1 देते ही 30 और 6, तो यहाँ पे डेट क्या होगा 6। अगर मैं वापस से +7 करता हूँ तो देखो 6 और 7 क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो अब ऐसे करके भी आप काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, तो 42 डेज आपने निकाल लिए। तो इस टाइप से एक तो काउंटिंग आपकी ये बनती है। अगेन अगर मैं 42 में 7 करता हूँ तो 49 यानी कि 13, और ये क्या हो जाएगा 19। तो इस टाइप से ये बड़ा लॉन्ग मेथड होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में आपको क्या बताता हूँ, आप सिंपली 61 को 7 से डिवाइड कर दो। जब आप 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 7 8 से आपने क्या कर दिया 56, बचता क्या है यहाँ पे 5। अब सपोज करो कि नंबर 1 जो है आपका ये क्या है, मंडे है, ठीक। आपको सिर्फ 5 दिन एक्स्ट्रा चलने हैं क्योंकि बाकी तो घूम फिर के एग्जैक्ट इसके नीचे आ जाएगा। तो भैया ये 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 पे कौन आता है, सैटरडे। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर करो सैटरडे। ऐसे अगर आप डेट्स को काउंट करते बैठोगे तो आपका बहुत सारा टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, अगर आपको कोई भी डेज गिवन है कि इतने दिन बाद क्या होगा तो आप उस दिन को अज्यूम करो, ठीक है। आप यहाँ पे हो, अब इसके बाद आपको जाना है, लेकिन कितना जाना है, हर 7 डेज के बाद आप उसी पोजीशन पे आ जाते हो क्योंकि वीक में कितने डेज हैं, 7 है। तो उसको क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचता है आप केवल उतना ही फॉरवर्ड जाओ। तो रिमाइंडर मेरे पास बचा था 5, तो देखो 1 2 3 4 एंड 5, कहाँ पहुंचा मैं, सैटरडे पे। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। ये ट्रिक आपको ऑलवेज याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार सरोवर डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा डैम के ऊपर है। देखिएगा ये नर्मदा डैम है जिसका इनॉग्रेशन आप करते हुए देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो सरदार सरोवर डैम जो है ये कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। गुजरात में भी कहाँ पे, नर्मदा रिवर पे है। और ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। देखो एक जो चीज आपको ये समझनी है कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होता है। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, ये लाइक आपने देखा कि माउंटेन है, ऐसे ही इधर भी माउंटेन है, आपने क्या किया उनके बीच में ये वॉल बनाई और इसके वाटर को रोकने का काम कर लिया। तो इस वाटर से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम खेतों में पानी दे सकते हैं।
हम यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर का यूज कर सकते हैं, पीने के लिए पानी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो फ्लड आता था उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे काम हम इससे कर सकते हैं, इसीलिए इस टाइप के प्रोजेक्ट को क्या बोला जाता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है। अब कंट्रोवर्सी इसलिए थी क्योंकि जब आप इतने बड़े रीजन को एक्वायर करोगे तो यहाँ पे जितने भी गांव वगैरह थे वो बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी थी। तो हर चीज के बेनिफिट भी होते हैं और उसके लॉसेस भी होते हैं, आपको ये याद रखना है। देखिए यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किस गैस का जो कि रिलीज होती है यूज किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में। देखिए फर्मेंटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर शुगर की जगह मैं ये कहूँ कि अल्कोहल जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अल्कोहल फॉर्म होता है, किससे फॉर्म होता है, तो स्टार्च से फॉर्म होता है, ठीक है। स्टार्च से अल्कोहल जब फॉर्म होता है या फिर शुगर जब कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किस स्पोर्ट्स पर्सन ने 2018 का एशिया का बिलियर्ड चैंपियनशिप जीता था। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा पंकज आडवाणी ने जीता था। देखिएगा पंकज आडवाणी जीत रहे हैं 2018 का एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप को। ये इंडिया के पहले वर्ल्ड चैंपियन है जिन्होंने 6 टाइम रेड स्नूकर अवार्ड जीता है, ठीक है। 2014 से ये अकेले ऐसे पर्सन है, ठीक है, इंग्लिश बिलियर्ड पे फोकस करने वाले। क्वेश्चन है कि बाग ए बाबर, ठीक है, बाग ए बाबर जहां पे बाबर को दफनाया गया है, ठीक है, आपको बताना है ये जगह कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो हो जाएगा काबुल के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये बाग ए बाबर है जहाँ पे बाबर की जो दफनाया गया है या कब्र है, ये कहा जा सकता है मुगल एम्परर थे जो इंडिया में आए थे और पहले मुगल एम्परर थे, ठीक है। इसके बाद जो है मुगल डायनेस्टी इंडिया में स्टार्ट होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो वाली चीज। ये जो थे ओरिजिन इनका कहाँ था, फरगना में था। फरगना कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है। तो ये जो बाग ए बाबर है ये कहाँ पे है, काबुल के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुल्तान अजलन शाह कप जो है इनमें से किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी से रिलेटेड है। हॉकी के स्पोर्ट्स के अंदर जो अजलान शाह कप है ये दिया जाता है, ये मेंस है, इंटरनेशनल मेन फील्ड हॉकी है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, मलेशिया में हुआ था। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, 1983 में हुई थी। उस टाइम पे ये साल में 2 बार होता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसको 1998 से क्या कर दिया गया, साल में 1 बार कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से जो फॉलोइंग स्टेट है आपके पास, इनमें से किसे ओपन डिफेक्शन फ्री डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन डिफेक्शन फ्री का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोग बाग जो है शौच करने के लिए बाहर नहीं जाते हो, ठीक है, उनके घर में ही फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिक्किम। देखिएगा अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करूं तो एग्जाम डेट जो आपका हुआ था जून के अंदर 2018 में, उस टाइम तक 11 स्टेट्स को डिक्लेयर किया गया था। अभी तो नियर अबाउट होल ओवर इंडिया ही ओपन डिफेक्शन फ्री है। आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बारे में ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। इनमें से ये जो पर्टिकुलर रीजन है, देखो अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, मेघालय 3, नागालैंड 4, मणिपुर 5, त्रिपुरा 6 और मिजोरम 7। इन 7 स्टेट्स को क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ता हूं यहाँ पे, आप इन 7 स्टेट्स के जो कैपिटल हैं, ठीक है, इन 7 स्टेट्स के कैपिटल को कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि इनका आंसर क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊटी जो है एक फेमस हिल स्टेशन है, ठीक है, आपको बताना है कि ये इंडिया के किस स्टेट में है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। ऊटी जिसको हम उदग मंडलम के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, उदग मंडलम, शॉर्ट में इसको ऊटी कहा जाता है।
बेसिकली ये एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु, जो कि इंडिया के साउथर्न पार्ट में है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये तमिलनाडु के मैप के अंदर है, ठीक है। सेकंड थिंग, ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, मैसूर के, वो भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियां भी हैं और बहुत सारी चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन है, समाधि है जो कि लेट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी की है न्यू दिल्ली के अंदर, उसका नाम क्या है? तो देखो, राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है वीर भूमि, ठीक है। वीर भूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है। यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं राजीव गांधी को भी, ठीक है। राजीव गांधी जो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं 1984 से 1989 के पीरियड में, और इन्होंने ही इंडिया के अंदर आईटी ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट किया था, यानी कि इंडिया में कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट है इनके टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। इनको जो है मार दिया गया था LTTE, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, उनके थ्रू 1991 के अंदर, ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि इस दिन को, जब इनको मारा गया था, उस दिन को हम किसके रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ कि टेररिज्म से रिलेटेड हम क्या करते हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं इस दिन। आपको वो डेट कमेंट करके बतानी है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, झूम क्या है? तो देखो, झूम क्या होता है, एक टाइप का कल्टीवेशन है। कल्टीवेशन का मतलब ये कहेंगे कृषि है। देखो, जो पहाड़ी इलाके के आदिवासी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न टाइप का एग्रीकल्चर करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। ये स्लैश एंड बर्न क्या होता है, सपोज करते हैं कि ये एक लैंड अवेलेबल है, इस साल वो लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे नंबर ए पे। यहाँ से जब इन्होंने प्रोडक्ट ले लिया तो यहाँ की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस जगह पे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको क्या कर देते हैं, ये आग लगा देते हैं और चले जाते हैं ये कहाँ पे, बी पे। ऐसा करते करते ये C, D पे चले जाते हैं, और जब वापस इस पे आते हैं तो तब तक के लिए एनवायरनमेंट में क्या होती है कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इससे क्या हो जाएगा, इजीली वापस यहाँ पे प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इस टाइप का काम ये लोग करते हैं। क्वेश्चन है, कांडला पोर्ट जो है इंडिया के किस स्टेट में है? तो देखो, कांडला पोर्ट इंडिया के गुजरात स्टेट के अंदर है। यहाँ पे अगर मैं मैप के अंदर दिखाऊं तो इंडिया का ये जो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक का रीजन है, ये कहाँ पे आता है, सी में आता है। तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है ये किस में आता है, बे ऑफ बंगाल में, जबकि इंडिया का वेस्टर्न पार्ट जो है वो अरेबियन सी में आता है। टोटल हमारे पास एट प्रेजेंट 13 जो है मेजर पोर्ट होने वाले हैं। उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं, कांडला गुजरात के अंदर है, मुंबई आपको पता ही है, मारमगांव, न्यू मैंगलोर, कोचिन, ठीक है। ये तो कहाँ पे है, आपके वेस्टर्न घाट पे है, यानी कि अरेबियन सी पे है। जबकि बे ऑफ बंगाल में तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया एंड कलकत्ता है। तो इनका भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन कौन से पोर्ट ऐसे हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में है, या फिर इनमें से कौन सा पोर्ट ऐसा है जो अरेबियन सी में है। तो इन दोनों को आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे याद रखना है कि जो कांडला पोर्ट था इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया था। कब, 25 सितंबर 2018 को, और देखो फिर 2017 को। तो उसके बाद देखो आपके पेपर में जून 2018 में आया। दैट मीन्स यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट अफेयर्स के वीडियो भी मैं अवेलेबल करवाता हूँ ईच एंड एवरी संडे के दिन। तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप उसको भी देख पाओगे इजीली, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना है। ये कुछ वीडियोस हैं जो आपको देखने चाहिए, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर आप RIMC या RMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।